और आज से हम लोग अध्याय 1 यानी कि संख्या पद्धति शुरू कर रहे हैं। कक्षा 9वीं का ये पहला चैप्टर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो इसकी जो प्रश्नावली है उसको शुरू करने से पहले हमें इस अध्याय से संबंधित कुछ परिभाषाएं जान लेनी है, जो आपके लिए काफ़ी काम में आएंगी। और आप यदि इन सबको क्लियर कर लेंगे तो आपको अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको पूरी तरीके से यहीं पे फोकस रहना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। बस आपको ध्यान से देखते रहना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक परिभाषा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो बस आपको अपना ध्यान यहीं पर लगाना है, पूरी तरीके से फोकस रहना है। और ये अध्याय 1 का इंट्रो वीडियो है, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ परिभाषाएं हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? संख्याओं के बारे में। तो संख्याओं के बारे में पढ़ना है तो पहला जो टॉपिक आता है, हम लोग इसको पहले भी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे सभी का रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए और आपके अच्छे अंक आए। तो उसमें बात करते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं की। इसे प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर। और जो हमारा अध्याय का नाम है संख्या पद्धति, उसे बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो चलिए, आपको इंग्लिश में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आगे जाओगे तो आपको यही सभी टेक्निकल वर्ड जो हैं वो इंग्लिश में भी मिल सकते हैं। इसलिए थोड़ी थोड़ी आपको इंग्लिश भी यहाँ पे इम्प्रूव करते जाना है। चलिए, प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं बताइए? प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं नेचुरल नंबर। भूलना नहीं है, क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, तो सबसे पहले तो वही बता देता हूँ। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। नॉर्मली जो गिनती में प्रयोग होती है, जैसे आपने पहाड़ा देखा होगा, पहाड़े में गिनती कहाँ से शुरू होती है? तो आपका आंसर होगा 1 से शुरू होती है। कहाँ से गिनती शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। तो 1, 2, 3 ऐसे चलती जाती है। 100, फिर 101, 102, फिर 200, फिर 201, यानी कि अनंत। अनंत का मतलब होता है जहाँ तक गिनती बनी हुई वहाँ तक, इसलिए ये डैश डैश लगाया जाता है। इस डैश डैश का मतलब ही होता है कि जहाँ तक गिनती बनी हुई है वहाँ तक, लेकिन शुरू कहाँ से हुई है? 1 से। शुरू कहाँ से हुई है? 1 से। ध्यान रखना है। तो प्राकृत संख्या क्या है? नेचुरल नंबर क्या है? ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत से जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। याद हो गया ना? प्राकृत संख्या क्या है? जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपसे कुछ पूछता हूँ। तो चलिए मैं पूछता हूँ, देखते हैं आप पे बनता है कि नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा 5। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 5 क्या प्राकृत संख्या है? मैंने लिखा 5, मैंने आपसे पूछा कि प्राकृत संख्या है क्या? तो इसका जवाब होगा हाँ, 5 प्राकृतिक संख्या है, यानी नेचुरल नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 से शुरू होने के बाद जितनी संख्याएं आ रही हैं वो सब किस में गिनी जाएंगी? वो सब प्राकृत संख्या में गिनी जाएंगी, प्राकृत संख्या में गिनी जाएंगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता 0, क्या 0 प्राकृत संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, ना कि 0 से। इसलिए ये बात आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या जो है वो क्या है? वो 1 से शुरू होगी, तो 0 उसमें काउंट होता ही नहीं है। अगर आपसे कहीं सत्य असत्य में पूछ लिया जाए कि 0 एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप लिखेंगे असत्य। ठीक है, क्या लिखना है? असत्य, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन आपको नोट कर लेना है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस तरीके से लिखते जाएंगे, एक एक सवाल भी लिखना है आपको, क्योंकि इससे होगा क्या कि जब मैं नहीं वीडियो आप नहीं देख रहे होंगे तो भी आप इसको कर पाएँ, क्योंकि एक बार देख लेने से आप इसे याद कर पाएंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके ये परिभाषाएं लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और दूसरी परिभाषा आती है पूर्ण संख्याएं।
पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। तो अब इसके लिए परिभाषा लिखी गई है, ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू हो रही थी? प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू हो रही थी? 1 से। लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगी? 0 से। पूर्ण यानी कि पूरी संख्या, पूरी यानी 0 भी शामिल कीजिए उसमें, 1 2 3। तो 0 से स्टार्ट होगी और फिर ये अनंत तक जाएगी। तो बस इतनी सी बात है कि प्राकृतिक संख्या में अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है, क्योंकि 1 2 3 ये क्या है? या अगर यहाँ से काउंट करें तो ये कौन सी संख्या है? अभी पढ़ा है, ये कौन सी है? प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर इसमें 0 भी ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। तो अब आपको तो याद हो गई होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से। और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। अर्थात यदि प्राकृतिक संख्या में 0 और सम्मिलित कर दिया जाए, किसमें? वही बात, इन संख्याओं में, नेचुरल नंबर में। यानी कि प्राकृतिक संख्या में क्या शामिल कर दिया जाए? 0 और शामिल कर दिया जाए। तो आप ये जो आपको प्राकृतिक संख्या दिख रही हैं, इसमें अगर 0 और ऐड कर दिया जाए तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो बस सिंपल भाषा में याद कीजिए, जो 0 से शुरू होंगी तो पूर्ण संख्या, जो 1 से शुरू होंगी तो प्राकृतिक संख्याएं। फिर से समझिए, जो 0 से शुरू होंगी तो उन्हें क्या बोलेंगे? जो 0 से शुरू होंगे उन्हें क्या बोलेंगे बताइए? पूर्ण संख्याएं। और जो 1 से शुरू होंगी उन्हें क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। देखिए कितना सिंपल है ना। अच्छा, इसे W से क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि जब हम पूर्ण संख्या लिखते हैं तो पूर्ण का मतलब होता है इंग्लिश में होल। W, इसकी स्पेलिंग इस तरीके से, तो WHOLE। इसलिए इसे किससे दर्शाते हैं? W से दर्शाते हैं। तो इसका जो संकेत है वो W है, इसलिए W के बराबर लिखा है 0 1 2। ये देखिए 0 से स्टार्ट है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है? अभी तक हमने सीखा है प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। बस इतना ही तो सीखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं क्या है? तो आपने अक्सर देखा होगा बटे वाली संख्या, ऐसी 3/5, 7/3। तो ये है परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q यानी अंश और हर के रूप में लिख सकें। देखिए ये बटे में जो लिखा रहता है, इसका ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? ऊपर का हिस्सा अंश कहलाता है और नीचे का हिस्सा हर कहलाता है। नीचे क्या चलता है? हर। हर यानी कि हल, खेत में क्या चलता है? हल। और अंश यानी ऊपर, अंश यानी क्या होगा? ऊपर, और हर क्या होगा? नीचे। इससे अगर हर नीचे है, हल नीचे है, तो अंश कहाँ होगा? इसकी ट्रिक बना लीजिए। नीचे वाला क्या कहलाता है बताइए? नीचे वाला हर और ऊपर वाला अंश। नीचे वाला हर, ऊपर वाला क्या कहलाता है? अंश। इस तरीके से हम इसे जल्दी से याद कर पाएंगे। तो परिमेय संख्याएं क्या है? सबसे पहले तो हम इसे ध्यान देंगे, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त किया जा सकता है। तो ये बटे के रूप में लिख दी तो ये हो जाएंगी परिमेय संख्या। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये इनके बटे में तो कुछ नहीं लिखा है, ये तो ऐसी ही संख्या लिखी है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो जवाब रहेगा हाँ। कैसे होती हैं आइए समझते हैं। जैसे अगर यहाँ पे सिंपल मैंने 2 लिख दिया, कितना लिख दिया? 2। तो अब आपसे पूछा मैंने कि बताइए क्या एक परिमेय संख्या है? तो आपका अभी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपका जवाब होगा कि नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि ऐसी संख्याएं होती हैं बटे के रूप में जो हो उन्हें ही बोलते हैं परिमेय संख्या। ये क्या है परिमेय संख्या? तो इसका जवाब ये होगा कि ये परिमेय संख्या हो सकती है क्योंकि हम प्रत्येक संख्या के बटे में 1 लिख सकते हैं। तो देखिए ना, ये हो गया अंश और ये हो गया हर। यहाँ तक कि 0 के बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं। 0 भी परिमेय संख्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी गया है। तो देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिन्हें बटे के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि 3/5, 7/3, 4। तो इस तरीके से अब 4 कैसे परिमेय संख्या होगी? क्योंकि 4 के बटे में हम क्या लिख सकते हैं? 1। देखिए बन गई ना।
तो अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि करणी 36 कैसे हुई, ये तो रूट के अंदर है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि करणी 36 यानी √36 जो है, इसका जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 6। कितना होता है, 6। अब 6 के बटे तो 1 लिख सकते हैं, ये पूर्णांक हो गया, और इसके बटे में 1 लिखा तो ये हो गई ना p/q यानी अंश व हर के रूप में। तो इस तरीके से परिमेय संख्याएं जो होती हैं, ऐसी संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है कि कोई संख्या, जैसे अब मैं आपसे पूछता हूं, मैंने आपसे पूछा कि ये लिखा है 7, अब बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? तो क्या आप बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है या नहीं? बताइए जल्दी से। तो आपका आंसर होगा हाँ, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसके बटे हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। जैसे मैंने लिखा 8, क्या ये परिमेय संख्या है? बताइए। तो आप कहेंगे हाँ, इसके भी बटे 1 लिख सकते हैं, इसलिए कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है। अच्छा ये बताइए, 0 क्या एक परिमेय संख्या है? तो मैंने अभी बताया है कि 0, यहाँ तक कि 0 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये हो गया p और ये हो गया q। कहने का मतलब ये हो गया अंश और ये हो गया क्या, हर। तो अंश बटे हर के रूप में जो हम लिख पाए उसे ही हम क्या बोलने लगते हैं, परिमेय संख्याएं। तो आशा करता हूं कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि परिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा √81, क्या ये परिमेय संख्या है? बताइए, क्या ये परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि √81 है, इसका वर्गमूल होता है 9 और ये आ गया एक पूर्णांक, तो इसके बटे में हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। जैसे मैंने पूछा करणी 4, क्या ये परिमेय संख्या है? बताइए, क्या ये परिमेय संख्या है? तो आपका जवाब होगा 4 का वर्गमूल होता है क्या, 2 होता है। तो 2 के बटे में क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे √3, क्या ये परिमेय संख्या है? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इससे तो कुछ बाहर नहीं आ सकता, और करणी वाले में बटे 1 हम ऐसे लिख के नहीं बताएंगे। तो ये क्योंकि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ p और q 2 पूर्णांक हैं, करणी वाला नहीं होना चाहिए। हाँ, करणी से यदि बाहर निकलता है तो चलिए जाएगा। और q बराबर नहीं होगा 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो q वाला पोर्शन रहता है ये कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि हम 7/0 लिखेंगे तो कभी बटे, तो ये तो सब गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, ये अनंत या कुछ 0 बनेगा, ऐसी स्थिति में हम नहीं बोल सकते। अगर ऊपर 0 है और नीचे 0 है तो इन दोनों स्थितियों में अनंत या 0 बनेगा, लेकिन हम वो अभी नहीं समझना चाहते, क्योंकि हम इसको पहले हम परिमेय संख्या समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम परिमेय संख्याओं को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इससे बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ये आपको याद रखना है, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्याएं। क्या क्या पढ़ लिया है? प्राकृत संख्याएं जो कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा? पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। फिर हमने क्या पढ़ लिया है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो बटे के रूप में हो, या ना भी हो तो बटे 1 लिख सकते हैं, और अगर करणी के भीतर हो तो ऐसी संख्या जो बाहर निकल सके तो फिर उनके बटे 1 लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। इन्हें हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। परिमेय क्या थी? जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अपरिमेय क्या होंगी? जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे पाई। पाई एक, देखिए यहाँ पे कई बार पूछा गया है कि पाई कौन सी संख्या है, तो याद रखना है ये कौन सी? अपरिमेय। अपरिमेय। √2 जो है इसका वर्गमूल नहीं होता है, इसका वर्गमूल नहीं होता, इसलिए इसके बाहर कोई भी अंक नहीं आता है, और इसके डायरेक्ट बटे लिख नहीं सकते क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। इसलिए
अपरिमेय होगी। करणी 3 इसका वर्गमूल नहीं होता है। ये देखिए दशमलव वाली संख्याएं जो बार बार रिपीट होती हैं, दशमलव के बाद 101 फिर रिपीट होती हैं, दशमलव के बाद 101 फिर 101 फिर 101 होने वाला था डैश डैश, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई का मान भी होता है 3.14, कुछ बहुत स्थानों तक होता है, लगभग 50 स्थानों तक, या उसके मतलब इसका तो अनंत है, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद ये संख्या बढ़ती जाती हैं, तो इसलिए दशमलव लग गया है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि छोटी करणीय में जो संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अगर यहाँ पे करणी 4 होता तो ये परिमेय हो जाती। अगर यहाँ पे करणी 4 होता तो ये परिमेय हो जाती। क्यों? क्योंकि करणी 4 से हम 2 बाहर निकालते और इसके बटे 1 लिख सकते। देखिए ना, 2/1 p/q के रूप में होगी, क्योंकि 2 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अब बात करते हैं आगे की, जिसे हम बोल रहे हैं वास्तविक संख्याएं। इसे बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक को क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या है? इसमें सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से प्राप्त, यानी कि हम इसमें परिमेय संख्या यानी बटे वाली संख्याएं भी शामिल कर रहे हैं, और रूट वाली संख्या या दशमलव वाली संख्याएं भी यदि शामिल कर दें, सभी प्रकार की संख्याएं जो हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। अब तो वास्तविक संख्या क्या है? सभी परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से, यानी हमने परिमेय भी जोड़ दिया और अपरिमेय भी जोड़ दिया, दोनों के सम्मिलन से जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। अच्छा, इसे आर से दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि इसका नाम ही है रियल नंबर, तो पहला वर्ड ले लिया हमने आर, तो इसे किससे दर्शा रहे हैं? आर से दर्शा रहे हैं। तो आर में हमने बता दिया कि देखिए यहाँ पे ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी कौन सी संख्या है? परिमेय, क्योंकि इनके बटे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 0 परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसके बटे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। अंडर रूट ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता, और करणी 3 भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता। तो देखिए ना, ये हो गई परिमेय और ये हो गई अपरिमेय, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गई? वास्तविक संख्या। तो इसकी डेफिनेशन यदि कभी पूछी जाए तो परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगी? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। तो ये हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए हैं, लेकिन इनको यहाँ पे बात करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चूंकि जो हमारे जो सब यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है वो है संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम नाम है तो हमें सभी प्रकार की संख्याएं पता होनी चाहिए। भले ही हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक शुरुआत कर रहे हैं जहाँ पर हमें सब चीजें पता होनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं इसके बाद छोटी छोटी बातें कौन सी हैं। जैसे सम संख्याएं, तो आप सभी जानते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे 2 से 2 विभाजित हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो 2 से सभी विभाजित हो गई, इसलिए इन्हें बोलते हैं सम संख्याएं। विषम संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उन्हें हम विषम संख्या कह लेते। तो ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए, जैसे 1, 3, 5, 7, 3 2 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि 2 की जो टेबल होती है उसमें 3 आता ही नहीं है, 2 की टेबल में 5 आता ही नहीं है, 7 भी नहीं आता, तो पूर्णतः तो विभाजित नहीं होगी, शेष फल बच जाएगा। तो इस तरीके से सम और विषम संख्याएं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। ये भी हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, और नहीं भी पढ़ा है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। यहाँ पे देखिए सब क्लियर हो जाएगा। ऐसी संख्या जो 1 से तथा संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, संख्या स्वयं या 1, इसे ही हम बोलते हैं अभाज्य। जैसे यहाँ पे देखते हैं 2 खुद से विभाजित हो जाएगी या 1 से विभाजित होगी, 1 दूनी 2। जैसे 3, 1 तिया 3 या 3 एकम 3, और दूसरी संख्या इसे विभाजित नहीं कर पाएगी। जैसे 5, 1 पंचे 5, 1 से विभाजित हो गई 5 बार, और 5 स्वयं से 5 एकम 5। 7, अब 7 जो है 1 से विभाजित हो जाएगा 7 बार, और 7 स्वयं से ही 1 बार। इसी तरीके से 2, 3, 5, 7, तो ये हो गई अभाज्य संख्या। यहाँ पे एक छोटी सी बात नोट कर लीजिए, संख्या 1 ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य। इसे 1 जो है ये आपसे पूछा जा सकता है। संख्या 1 जो है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो, जो कि नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से रिलेटेड था। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से नोट कर लिए होंगे।
और अपने नोट्स में लिख लिए होंगे। तो इसी तरह पद्धति और उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे उदाहरण 1। और इसमें हमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। ये हमें बताना है कि ये जो कथन दिए गए हैं, जैसे एक दिया गया है, फिर दूसरे नंबर पर फिर ये तीसरा, तो ये कथन दिए गए हैं और इन्हें हमें बताना है कि ये सत्य हैं कि असत्य हैं। तो ये हम जो इसके पहले जो वीडियो लेक्चर बन चुका है उसके हिसाब से बताएंगे, क्योंकि उसमें मैंने आपको सभी प्रकार की संख्याएं बताई हैं और बहुत सारी जानकारी हम लोगों ने उसमें देखी थी। तो उसी को बेस मानते हुए यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों पे ये कितना बनता है और इसका रीज़न भी देना है। तो यहाँ पे क्योंकि लिखा है कि कारण के साथ अपने उत्तर भी दीजिए, तो कारण भी बताना है, तो कारण भी लिखना है। तो एक एक करके हम समझेंगे। तो आइए पहला लेते हैं। पहला पूछा गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है। तो दोनों हम समझ लेते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्याओं का मतलब ऐसी संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण यानी कि पूरी, मैंने ट्रिक बताई हुई थी। पूर्ण यानी कि पूरी संख्या, पूरी यानी कि 0 भी शामिल कीजिए उसमें। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? तो आंसर है 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3 और फिर जहाँ तक गिनती है वहाँ तक आगे सभी संख्याएं। लेकिन प्राकृत संख्या की बात की जाए तो प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? तो ये नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3 और फिर अनंत तक जहाँ तक भी गिनती हो। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होते हैं। अब क्वेश्चन की बात करें, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो देखिए यहाँ पे क्या एक क्या है? पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। 2 क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो 2 पूर्ण संख्या है क्या? तो आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगी अनंत तक जाएगी तो उसमें 2 भी आएगा और प्राकृतिक संख्या भी 2 है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है क्या प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक का मतलब क्या होता है? हर एक। तो यहाँ पे 0 की बात करें, 0 पूर्ण संख्या तो है, लेकिन क्या 0 प्राकृत संख्या है? क्या आप बता सकते हैं कि 0 पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या है क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या तो कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। इसका मतलब है कि 0 पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 अगर बात की जाए तो 0 प्राकृत संख्या नहीं है। 0 प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब अब क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या एक प्राकृत संख्या होती है? तो आंसर है नहीं, कथन असत्य है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया है? प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब हर एक पूर्ण संख्या, हर एक पूर्ण संख्या। तो हर एक तो नहीं हो सकती, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले का आंसर, और वो आंसर होगा कथन असत्य है। कथन ठीक नहीं है, यानी सत्य नहीं है। कैसा है? असत्य है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। अब दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा जो हमें इसका कारण भी देना है, तो दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए क्या है। इसमें दिया गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या एक परिमेय संख्या होती है? तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि पूर्णांक का ही पता नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। पूर्ण अंक यानी कि जैसे 4 पूरा का पूरा अंक है, 3, 2, जैसे 1/2 है तो ये नहीं हो सकता। लेकिन ये 4, 3, 2, 0 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं पूर्णांक। अब पूछा क्या गया है उसको देख लेते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय का मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या पूर्णांक को? यानी कि क्या अंश बटे हर के रूप में पूर्णांकों को लिख सकते हैं? तो अब आपको बताना है, क्योंकि आपने इंट्रो वीडियो यदि देखा है तो आप ये अच्छे से बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा पता है आपको? इसका आंसर होगा हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि इन सबके बटे में हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ तक कि 0 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं, इसलिए 0 परिमेय संख्या कहलाती है। 5 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं। तो ये सभी जो पूर्णांक हैं
ये परिमेय संख्या होते हैं क्योंकि हम इन्हें इनके बटे 1 लिख सकते हैं, यानी इनका हर जो है वो 1 हो सकता है, सभी का हर क्या हो सकता है 1। तो सेकंड का आंसर आप क्या दोगे? कथन सत्य है। तो क्योंकि सभी पूर्णांक का हर 1 होता है, वहां पे हम बटे 1 लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप दूसरे का भी आंसर दे देंगे। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा कथन क्या है? तीसरा कथन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये हमें बताना है। तो ऐसा तो नहीं है, तो कथन कैसा है? असत्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या। तो 4 भी एक परिमेय संख्या है और 3/5 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन 4 तो पूर्णांक है, लेकिन 3/5 पूर्णांक तो नहीं है, ये पूरा अंक नहीं है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक शब्द जो है ये बता रहा है कि सभी पर ये नियम लागू होगा। तो सभी परिमेय संख्या, प्रत्येक का मतलब सभी परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती हैं। तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या 4 भी है और 3/5 भी है। 4 क्यों है? क्योंकि इसके बट्टे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये तो पूर्णांक परिमेय हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे लिखा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक तो नहीं है। पूर्णांक का मतलब 3, 4, 5 इस तरीके से। तो इसलिए हम तीसरे का जो आंसर लिखेंगे कथन असत्य है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कथन असत्य है, क्योंकि 3/5 परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्णांक नहीं। अब ये हो गया उदाहरण 1, और इसी तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पर्याप्त नोट्स बनाइए, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो ये नोट्स आपके काफ़ी काम में आने वाले हैं। जब इसी को देखकर आप बहुत अच्छे अंक भी ला सकते हैं। तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 3 आंसर जो हैं इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। क्विक रिवीजन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं नोट्स, और इस तरीके से और साथ में साथ आपको इसकी प्रैक्टिस भी करते जाना है और बनाते जाना है। तो ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट है, तो आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अब बात करेंगे हम लोग उदाहरण 2 की, और उसमें हमें बीच की परिमेय संख्या बतानी होती हैं। तो उसके लिए हम समझेंगे बड़े अच्छे से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आया है और आते रहते हैं ये बीच की परिमेय संख्या वाले क्वेश्चन। और आप एनसीईआरटी की जो बुक है उसको सामने रख के ही इन वीडियोस को देखें और तुरंत पढ़ते जाएं। अच्छे से मन लगा के पढ़ना है और अपनी लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ते रहना है। और छोटे छोटे जो प्रयास होते हैं उन्हीं से हमें बड़ी सफलता मिलती है। तो आपको हार नहीं मानना है, बस आगे बढ़ते जाना है और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। और 3 चीज़ें हमेशा याद रखिए: मेहनत, लगन और निरंतरता। आप मेहनत करेंगे लगन के साथ, जिसमें निरंतरता होगी, तो आपको ज़रूर ही सफलता मिलेगी। आपको अपने आसपास के वातावरण के माहौल के अनुसार नहीं, आपको अपने अनुसार माहौल बनाना होगा। क्योंकि अगर आपके आसपास का माहौल थोड़ा यदि गंदा है तो आप हो सकते हो कि बिगड़ जाओ, लेकिन आपको अभी से मेहनत करनी है और अच्छा माहौल बनाना है और पढ़ते रहना है, क्योंकि आपका जैसा माइंड सेट होगा आप आगे जाके वैसे ही बनोगे। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। मैं आशा करता हूँ अच्छा कुछ करेंगे और इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा, और जो मुझे सही क्वेश्चन लगेगा मैं उस पर बात भी करूँगा। तो थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण 2 लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं उदाहरण 2 की। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। और इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपने अभी तक नहीं किए हैं तो बड़े ही ध्यान से फोकस होकर समझना है, और इसके बाद जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा आपको इसको करके भी देखना है। अगर आप ये कर पाए तो बस आप ये समझ गए होंगे, और इसके बाद आप इसको 1 या 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़रूर इसको कर पाएंगे और परीक्षा में भी इसे कर पाएंगे। और साथ ही साथ प्रश्नावली में भी एक इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, तो वो भी आप कर पाएंगे। तो बस मेरा मतलब ये है कि आप इसको एक बार देखिए और फिर से करने का प्रयास कीजिए। केवल देखने बस से कुछ नहीं होगा, आपको प्रयास करना होगा, क्योंकि जिन्होंने प्रैक्टिस की है वो आगे बढ़ते हुए आगे बढ़े हैं। जिनकी मैथ अच्छी होती है उनकी प्रैक्टिस उतनी ही कठिन होती है, वो प्रैक्टिस करते जाते हैं तभी उनकी मैथ अच्छी होती है। कहने का मतलब ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी कोई 2 संख्याएं आपको दी गई होंगी, उनके बीच में कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि 5 ही परिमेय संख्या हो सकता है 2 परिमेय संख्या पूछ ली जाए, 1 परिमेय संख्या पूछ ली जाए, या 3 परिमेय संख्या, लेकिन सबको ज्ञात करने की जो विधि है वो सेम रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं।
तो इसके लिए हमें 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालना है, लेकिन एक एक करके निकालना है। सबसे पहले हम 1 और 2 के बीच की केवल एक परिमेय संख्या निकालेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या। तो इस तरीके से हमने लिखा 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या। अब देखना है यहाँ पे ध्यान से। तो हमें जिन दो संख्याएं जो दी गई हैं उनके बीच की परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाएंगे और उन दोनों संख्याओं का योग करेंगे जिनके बीच की हमें परिमेय संख्या निकालना है। जैसे 1 और 2 है तो उनका प्लस किया, 1 प्लस 2 इस तरीके से, और ब्रैकेट के बाहर 1/2 का गुणा करना है इस तरीके से। बस इतना करना है और बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी। देखिए कितना सिंपल है, फिर से समझ लीजिए। दो संख्याएं आपको दी गई हैं जिनके बीच की हमें परिमेय संख्या निकालना है, तो उन दोनों का योग करना है, ब्रैकेट के बाहर 1/2 का गुणा कर देना है बस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर के नीचे लगाया बराबर, 1/2 ज्यों का त्यों, 2 और 1 जोड़ा तो कितना आया ब्रैकेट में, 3 आया। तो ऊपर ऊपर का गुणा कर देना है, तो 3 एकम 3 और बटे 2। ये देखिए 1/1 और 2 के बीच में 3/2 होता है। तो यहाँ पे आपको दर्शा देना है कि 1 और 2 के बीच में क्या है, 3/2। 3/2 बीच में लिख दिया। इसके साथ ये चिन्ह लगा देना है बड़े का इस तरीके से। इसका मतलब ये है कि 1 से बड़ा है 3/2 और 3/2 से बड़ा है 2। तो ऐसा तो होगा ही। जैसे अगर यहाँ पे मैंने आपसे बताया कि 1 और 3 के बीच में 2 है, 1 और 3 के बीच की एक संख्या हमने निकाली 2। 2 भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे 1 लिख सकते हैं। तो हमने 1 और 3 के बीच में एक संख्या निकाली 2। तो हम इस तरीके का चिन्ह लगा सकते हैं क्योंकि 1 से बड़ा है 2। जिस तरफ ये मुंह जो है खुला रहेगा वो संख्या बड़ी होगी और जिस तरफ ये बंद रहेगा वो छोटी होगी। ये ट्रिक बना लीजिए। तो ये देखिए मुंह खुला है किस तरफ, 3 की तरफ। तो 1 से बड़ी है 2 और 2 से बड़ी है 3। तो ऐसे ही हम यहाँ पे ये साइन बना सकते हैं। अब 1 और 2 के बीच की केवल एक परिमेय संख्या हमें मिली है, लेकिन हमें ज्ञात कितनी करनी है, तो आंसर है 5। तो इन्हीं के बीच में अब करते जाएंगे। अब इन दोनों को ले लेते हैं तो इनके बीच में एक आ जाएगी, फिर इन दोनों को ले लेंगे तो इनके बीच में एक आ जाएगी, फिर यहाँ पे जो संख्या आएगी इन दोनों को ले लेंगे तो इनके बीच में आ जाएगी। इस तरीके से करते जाना है। बड़ा ही सिंपल मेथड है। चलिए कोई भी ले सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि मैंने ये लिया तो आप ये भी ले सकते हैं, तो यहाँ से भी ले सकते हैं। तो मैं इन दोनों को अब ले रहा हूँ। तो हम लिखेंगे 1 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। तो हमने हेडिंग डाल दी 1 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या। तो वही मेथड रहेगा जैसा कि आप जानते हैं, बराबर लगाया और सबसे पहले तो ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट में उन दोनों संख्याओं का जोड़ना करना है जिनके बीच की हमें परिमेय संख्या निकालनी है। देखिए ध्यान से देखते रहना, बिल्कुल आप पे ये बन जाएगा। तो 1 प्लस 3/2, देखिए जोड़ना कर दिया और बाहर 1/2 का गुणा करना ही है। ये देखिए कर दिया। बराबर के नीचे लगाया बराबर, 1/2 ज्यों का त्यों। अब यहाँ पे जो है ये इस तरीके से नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये भिन्न संख्याएं हैं, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको बड़े ही सिंपल तरीके से रफ में बता देता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ पे केवल इस ब्रैकेट का जोड़ना कर रहे हैं। तो ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस 3/2। तो यहाँ पे एलसीएम होगा तो इसके बटे हम 1 कर सकते हैं। तो 2 और 1 का एलसीएम इस तरीके से अगर निकालें तो 2 एकम 2 होगा। ये तो आप पे आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 आएगा। तो 1 का भाग यहाँ पे देते हैं तो कितने बार गया, 2 बार। तो जितने बार भाग जाएगा, 1 दूनी 2, कितने बार गया, 2 बार। जितने बार भाग जाएगा उसका गुणा उसके ऊपर वाली संख्या में करना है। तो जैसे 1 दूनी 2, 2 बार गया, 2 का गुणा 1 में किया तो 2 एकम 2 प्लस यहाँ पे 2 एकम 2 एक बार ही भाग गया, तो जितने बार भाग जाता है उसके ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देना है। तो 2 एकम 2 एक बार गया, 1 का गुणा 3 में कर दिया। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5, और नीचे बटे है तो बटे लगा दिया, और नीचे कितना है 2, तो 2। तो इसका एडिशन आएगा 5/2। इसका दूसरा तरीका ये है, 2 का गुणा इसमें कर दीजिए और सबके बटे 2 कर दीजिए। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो 2 एकम 2 प्लस 3 और सबके बटे 2।
तो 3 और 2 5। ये ज़्यादा सिंपल तरीका है, आपको जो सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिए और फिर से देख लीजिए। फिर से देखिए, 2 एकम 2 और 3 कितना हो गया, 5/2। इसी तरीके से यहाँ पे हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 + 3, 2 + 3 और बटे कितने आएगा, 2। आगे बढ़ते हैं, बराबर के नीचे लगा दिया बराबर 1/2। 3 और 2 कितने हो गए, 5 और नीचे आएगा 2। अब ये चूंकि कोष्टक है तो कोष्टक जाएगा तो गुणा का चिन्ह आएगा। गुणा जब भी हो तो ऊपर ऊपर का गुणा कर देना है और नीचे नीचे का गुणा कर देना है। जैसे 5 एकम 5 और 2 दूनी 4। ये देखिए आ गई 5/4। ये परिमेय संख्या किसके बीच की है, ये 1 और 3/2 के बीच की। तो यहाँ पे हम इस सीरीज को पूरा लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज और जोड़ देंगे, 5/4। तो देखिए कैसे आता है। पहले देखो 1 और 2 के बीच में क्या था, 1 और 2 के बीच में आई थी 3/2। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 और 2 के बीच में क्या था, 3/2। लेकिन 1 और 3/2 के बीच में क्या है, तो 1 और 3/2 के बीच में है 5/4। तो 1 और 3/2 के बीच में लिख दिया 5/4 और ये वाला साइन लगाते गए। अब ये सीरीज फिर से हमें लिखना, बार बार लिखना पड़ता है। उसके बाद आप इन दोनों के बीच की फिर परिमेय संख्या, क्योंकि 1 और 2 के बीच में हमें 5 निकालना है। 1 और 2 के बीच में कितनी निकालना है, 5, लेकिन अब मिली कितनी है, केवल 2। तो इस तरीके से 3 और निकालना है। तो अब हम लिखेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, अब 3/2 और 2 के बीच में 1 यहाँ पे आ जाएगी, फिर कहीं भी इन दोनों के बीच में निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप देखते रहिए, आप पे सब बनने लगेगा। तो अब हम लिखेंगे 3/2 और 2 के बीच की परिमेय संख्या। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। ये देखिए हमने हेडिंग डाल दी, 3/2 और 2 के बीच की परिमेय संख्या। फिर बराबर का चिन्ह लगा के वही मेथड करनी है, वही विधि करनी है। सबसे पहले ब्रैकेट लगा दिया और जिनके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है उनका प्लस कर दिया। जैसे 3/2 पहले लिखा है तो 3/2 पहले ही लिख दिया और +2, तो यहाँ पे हमने कर दिया +2। अब इसके बाद 1/2 का गुणा तो करना ही है, ये फॉर्मूला है। आप आगे बढ़ते हैं, बराबर के नीचे बराबर 1/2। अब इसी तरीके से यहाँ पे कितना लिखा है, 3/2 और +2, तो डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। ये सिंपल मेथड है, बार बार एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो 2 दूनी 4 और बटे वही रहेगा, तो 3 + 2 दूनी 4 और बटे आ जाएगा ये 2 वापिस से। ये इसमें क्या होगा, परीक्षा में आपका टाइम बच जाएगा। एलसीएम लेते रहेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए ये वाली मेथड सिंपल है, 2 दूनी 4 और +2। इस तरीके के सवाल करने में ये बड़ी ही सिंपल है। बराबर के नीचे बराबर लगा के 1/2 और 4 और 3 जोड़ दिया, प्लस लगा है क्योंकि, तो ब्रैकेट में ही कितना आ गया, 7 और बटे 2। ये देखिए इस तरीके से। अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट जाएगा तो गुणा का चिन्ह आएगा, गुणा है तो ऊपर ऊपर का और नीचे नीचे का गुणा कर दीजिए। तो 7 एकम 7 और 2 दूनी 4। देखिए यहाँ पे ये आ गई। तो फिर से वही सीरीज लिखना है हम लोगों को, तो वो सीरीज यहाँ से देख लेते हैं। पहले हम लिखेंगे 1 और 2। 1 और 2 के बीच में क्या आया था, 3/2। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे कि पहले हमने 1 और 2 के बीच में निकाली थी, इसको अलग से लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे 1 और 2 के बीच में सबसे पहले क्या निकाली थी हमने, तो 3/2। ये देखिए 3/2। इसके बाद 1 और 3/2 के बीच में निकाली थी 5/4। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5/4। अब यहाँ पे 3/2 और 2 के बीच में हमने जो संख्या निकाली है वो है 7/4। अब भी निकाली है जो, वो है 7/4 और ये वाला साइन लगा देना है। ये सीरीज आ गई। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है, लेकिन अभी 1 और 2 के बीच में कितनी दिखाई दे रही हैं, केवल 3। 2 और निकालनी है, तो अब 7/4 और 2 ले लेंगे, फिर यहाँ पे ले लेंगे तो 2 और आ जाएंगी। तो चलिए कोई भी ले सकते हैं इसमें पहले, और अलग अलग डिफरेंस आंसर भी इसमें आते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि बीच में अनंत परिमेय संख्या होती हैं, तो इसलिए कोई भी आंसर आ सकता है। लेकिन सभी मेथड सही है और ये जो मैं करा रहा हूँ ये भी सही है। तो 7/4 और 2 के बीच में अब निकाल लेते हैं। तो हेडिंग डाल देंगे 7/4 और 2 के बीच की परिमेय संख्या। तो इस तरीके से बराबर, और आपको मालूम है क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट में दोनों संख्याओं को जोड़ दिया। तो बताइए क्या आएगा, 7/4 + 2
और यहाँ पे 1/2 यहाँ पे लिख दिया। तो ये एडिशन करेंगे अब, तो 1/2 ज्यों का त्यों यहाँ पे करेंगे। 4 दूनी 8, डायरेक्ट गुणा करके बटे 4 ही रहेगा ये। तो 7 प्लस 4 दूनी हो गया 8 और बटे 4 ज्यों का त्यों। बस आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ऐसा नहीं कि वीडियो बस देख लिया, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी बनेगा। बराबर के नीचे बराबर 1/2, 8 और 7 15 और नीचे आ जाएगा 4, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, तो 15 एकम 15 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पे हमें एक संख्या और मिल गई। तो सबसे पहले हमने सीरीज बनाना है फिर से। तो 1 और 2 के बीच में हमने क्या निकाली थी, ऊपर आप देख सकते हैं, और फिर आप हैबिट हो जाएगी तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे। इनके बीच में कितना निकाला है, 3/2 निकाला था, 3/2। अब 1 और 3/2 के बीच में क्या निकाला था, 5/4, ये ज्यों का त्यों हम लोग लिख रहे हैं। और 3/2 और 2 के बीच में 7/4 आई थी, तो यहाँ पे 7/4। अब 7/4 और 2 के बीच में हमने निकाली हुई, आप देख सकते हैं 7/4 और 2 के बीच में जो संख्या है वो कितनी है, 15/8। तो यहाँ पे 15/8 और लिख देना है और ये साइन बना देना। देखिए कितना सिंपल है। अब इसके बाद इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। तो 1 और 5/4 के बीच की परिमेय संख्या, क्योंकि 4 मिल चुकी हैं, 1 और चाहिए, 5 पूछी गई है क्वेश्चन में। तो 1 और 5/4 के बीच की परिमेय संख्या। तो मेथड वही रहेगा, बराबर लगाइए, ब्रैकेट लगा दीजिए और 1 प्लस 5/4 को जोड़ दीजिए। ये देखिए जोड़ दिया और 1/2 बाहर कर दिया। चलिए ठीक है, एलसीएम लेते हैं। तो 1/2, 4 एकम 4, 4 और 5 9, या फिर 4 एकम 4 कर दिया पहले, थोड़ा सा और सिंपल कर दिया, बटे 4। यहाँ गुणा हो गया और यही 4 बटे में आ गया। 1/2, 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9/4, ऊपर ऊपर का गुणा कर देते हैं। 9 एकम 9 और 4 दूनी 8, ये देखिए 9/8। तो अब हम डायरेक्ट सीरीज लिख रहे हैं। तो 1, फिर 9/8 और फिर यहाँ पे जो संख्या ऊपर थी क्या थी, 5/4, और फिर पूरा लिख देना है। 3/2, 7/4, 15/8 और 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में 1 2 3 4 5, ये 5 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर ली है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब आपको यदि अपनी कॉपी में नोट करना है कि मैंने कैसे कराया है, जैसे आप थोड़ा सा जब रिवीजन करें तो आपको ध्यान रहे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सबसे अच्छा रास्ता है। तो ये पहला शॉट है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है और हार नहीं मानना है। एक बार जैसे ये हो गया तो अब आप रजिस्टर पेन उठाइए और इसको प्रयास कीजिए करने का। जहाँ भूलते हैं तो फिर से देख लीजिए कि कहाँ मैंने क्या किया है, और उसके बाद एक के बाद एक प्रैक्टिस करते रहिए और आप इसके आंसर ला पाएंगे। तो फिर अपने मन से भी आप 3 और 4 के बीच में 2 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, 4 और 6 के बीच में भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको यदि यहाँ पे बता दूँ कि जैसे मैंने आपसे कहा 3 और 4 के बीच में निकालिए, 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या केवल, तो आप निकाल के मुझे कमेंट में बताइए कि क्या उत्तर आया। और फिर इसके बाद आपको निकालना है 2 और यहाँ पे मैंने आपको दे दी 1/2, 2 और 1/2 के बीच में 2 परिमेय संख्या निकालिए। तो ये यदि आप होमवर्क टाइप ले लें तो इसको भी कर लीजिए, क्योंकि आपको विधि सीखना है, मेथड सीखना है, और आप सीखते रहेंगे तो ज़रूर आप एक दिन सफल होंगे। तो ये होमवर्क टाइप है, होमवर्क ही समझ लीजिए, तो इसको करिए और साथ में ये वाला क्वेश्चन भी करिए, क्योंकि ये जो मैंने कराया है ये आपकी बुक NCERT का है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद यदि प्रश्नावली का आप कर पाएँ, प्रश्नावली 1.1 जो है उसमें एक सवाल दिया गया है, तो वो भी आप करिए बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने का, और फिर आप कमेंट में मुझे अपने आंसर बता सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चों के अलग अलग डिफरेंट आंसर आएंगे, क्योंकि 2 संख्याओं के बीच में कई परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपका जो आंसर है वो किताब से मैच हो जाए। तो क्योंकि इस प्रकार के जिस सवाल जो हैं इनके आंसर अलग अलग आएंगे।
लेकिन वो सभी सही रहते हैं, क्योंकि बीच में 5 परिमेय संख्या केवल ज्ञात की हुई हैं। अनंत होती हैं तो कोई अलग अलग तरीके से, जैसे मैं इनके बीच में यदि ज्ञात करता तो अलग हो जाता, इनके बीच में ज्ञात करता तो अलग हो जाता। तो इसलिए थोड़ा इनसे आंसर जो है वो मैच नहीं होता है, लेकिन ये मेथड सही रहती है। तो आप इसको कर लीजिए। थैंक यू।